हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल। ठीक है, तो प्यारे बच्चे बात अगर आर्टिकल की जाए तो आर्टिकल की बाबू 3 हिंदी होती है। ठीक है, पहला आपका होता है कार्य, दूसरा होता है अनुच्छेद और तीसरा होता है उपपद। ठीक है, तो आखिरकार आर्टिकल कहते किसे हैं? तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, सामान्य रूप में देखिए, जो ए होता है, एन होता है और द होता है, इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं? तो आर्टिकल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने ये बताया बाबू कि आर्टिकल किसे कहते हैं, तो ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हिंदी तो प्यारे बच्चे कार्य भी होती है, अनुच्छेद भी होती है, उपपद होती है। तो इसमें से कौन सी इसकी हिंदी बनेगी? थोड़ा सा तर्क के रूप में, तार्किक लेवल पे इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे बाबू क्या लिखा है, मान लीजिए कि कोई पॉइंट लिखा है ए बॉय, क्या लिखा है? ए बॉय। ठीक है, या फिर मान लीजिए बहुत करेंगे तो करेंगे द बॉय। ठीक है बाबू, तो अब देखिए ये द क्या है बाबू, ये बॉय क्या है आपका? एक पद है। क्या है बाबू? पद है। और पद के है पूर्व आने वाला है। क्या है प्यारे बच्चे? पद के पूर्व आने वाला है। तो जो किसी पद के पूर्व आता है वो क्या कहलाता है? उप कहलाता है। क्या कहलाता है? उप। जी सही से समझिए, कहीं मान लीजिए कि अगर कोई बड़ा नेता आता रहता है ना, तो जैसे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री कहीं आने वाले हैं, तो उससे पहले उप मुख्यमंत्री जाएगा, यानी मुख्यमंत्री के पहले कोई आएगा और वो सारी चीजों को रेगुलेट कर लेगा। जब सही कर लेगा तब उसके बाद मुख्यमंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ऐसे ही बाबू देखिए, हाई पद है, बॉय आपका क्या है? पद है। अब पद के हाई पहले क्या आया है? द आया है। तो किसी पद के पूर्व आने वाला ही क्या होता है? उप होता है। तो अब कहने का मतलब कि हाई पद हो गया, इसके पूर्व आया है, तो अब कुल मिला के ये पद और ये उप, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? उपपद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि वह शब्द जो किसी पद के पूर्व आता है वही हमारा उपपद कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि ए, एन और द जो होता है वो किसी न किसी पद के पूर्व आता है। किसके पहले आता है? तो किसी न किसी पद के पूर्व आता है, इसीलिए ये आर्टिकल जो है कि उपपद कहलाता है। तो आर्टिकल की हिंदी तो कार्य अनुच्छेद दोनों है, लेकिन यहाँ इस संदर्भ में ए, एन, द के देखेंगे तो इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, इसलिए दोनों हिंदी निगलेक्ट हो जाएगी और आर्टिकल की हिंदी हम लोग क्या लिखेंगे? तो उपपद लिखा जाएगा। क्यों भाई? एक बार फिर से समझिएगा, इसलिए इसकी हिंदी उपपद लिखी जाएगी क्योंकि ए एंड द को हम आर्टिकल कहते हैं। समझिएगा, तो आर्टिकल ए एंड द को कहते हैं। तो अब देखिए, तो इसकी हिंदी उपपद भी है, तो कहने का मतलब कि वह जो किसी पद के पूर्व है, तो ए एंड द जो होता है वो किसी न किसी पद के पूर्व आता है, इसलिए क्या कहलाता है? उपपद कहलाता है। तो अब इसलिए देखिए, तो कहने का तात्पर्य कि आर्टिकल की हिंदी उपपद बोलेंगे क्योंकि ए एंड द आर्टिकल होता है, इसका प्रयोग हमेशा पद के किसी न किसी पद के पूर्व किया जाता है। समझ आ गई बात? अब देखिए, तो अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए अब बात को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं बाबू। ठीक, देखिए तो अब यहां से प्यारे बच्चे वो आर्टिकल की हिंदी हम क्या लिखेंगे? तो उपपद लिखेंगे। बात को समझिएगा, ठीक ना? क्या लिखेंगे? उपपद लिखेंगे। ठीक, तो अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ये एक प्रकार के डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जिनका की प्रयोग नाउन के पूर्व किया जाता है। बातचीत को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बाबू, तो आर्टिकल के भेद, काइंड्स ऑफ आर्टिकल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आर्टिकल के बाबू 2 भेद होते हैं। आर्टिकल के क्या होते हैं? 2 भेद होते हैं। देखिए, आर्टिकल हेडिंग हो गया। ठीक है, इसके बारे में एक लाइन ना हो तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा, वह शब्द, थोड़ा तेजी से लिखिएगा, लिखिए, रुक जाइए, लिखिएगा, ऐसे इसको लिखते हैं। हाँ, ए, एन तथा द को, ए, एन तथा द को, ए, एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं। ए, एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल कहते हैं। ये एक प्रकार के डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये एक प्रकार के डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। हाँ, DEMONS, TRATIVE, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। हो गए बाबू? चलिए ठीक, अब एक लाइन और बढ़ाइएगा, लिखिएगा, आर्टिकल के 2 भेद होते हैं। निचली लाइन से, आर्टिकल के 2 भेद होते हैं।
ठीक ना बाबू। आर्टिकल के दो भेद होते हैं, ठीक है। दो भेद कौन कौन होते हैं बाबू? तो पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल जिसकी हिंदी होती है बाबू अनिश्चित उपपद, अनिश्चित उपपद, अनिश्चित उपपद, ठीक है बाबू। दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल जिसकी हिंदी होती है बाबू निश्चित उपपद, निश्चित उपपद, ठीक है बाबू। कॉपी करिएगा। पहला हो गया इंडिफिनिट आर्टिकल अनिश्चित उपपद, और दूसरा आपका हो जाएगा डिफिनिट आर्टिकल अर्थात निश्चित उपपद, हो गया ना। तो अब थोड़ा सा प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं और बात हम लोग करते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में, ठीक ना, हो गया। अब देखिए, तो पहला हेडिंग लिखिएगा इंडिफिनिट आर्टिकल, थोड़ा सा साथ साथ लिखते हुए चलते हैं ताकि समय नुकसान ना हो, ठीक है। लिखिएगा ए तथा एन को, ए तथा एन को इंडिफिनिट, इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि, क्योंकि इनका प्रयोग, क्योंकि इनका प्रयोग, इनका प्रयोग जिस नाउन के पूर्व, जिस नाउन के पूर्व, जिस नाउन के पूर्व किया जाता है, किया जाता है, उसके बारे में, उसके बारे में अनिश्चितता, उसके बारे में अनिश्चितता, अनिश्चितता, उसके बारे में अनिश्चितता का भाव छोड़ जाते हैं, भाव छोड़ जाते हैं, ठीक। चलिए प्यारे बच्चे, कॉपी हो गया इतना। देखिए इसकी परिभाषा बनेगी कि इंडिफिनिट आर्टिकल अनिश्चित उपपद, ठीक है प्यारे बच्चे, ये हमारी क्या है हेडिंग है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग जिस नाउन के पूर्व किया जाता है उसके बारे में अनिश्चितता का भाव छोड़ जाते हैं। समझ आ गई बात? अब देखिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए, तो आखिरकार इनको हम इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, तो इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है कि इंडिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। तो अब इसके रीजन को देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा बाबू, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक बात बताइएगा। मान लीजिए कि आपका नाम आशीष है, इनका नाम आशीष है, ठीक है। अगर ये यहां से जाएं, अगर मैं इनको देखूं तो क्या मैं देखूंगा, तो क्या इनको मैं ऐसे कहूंगा, ध्यान दीजिएगा जरा, कि आई सा ए बॉय। क्या मैं अगर इनको देखूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि आई सा ए बॉय, बोलिए क्या कहूंगा? इनको मैं कहूंगा कि आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, बोलिए क्या कहूंगा कि मैंने एक लड़का देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? काहे कि भाई इनसे मैं क्या हूं, परिचित हूं। क्या हूं? परिचित हूं। आखिरकार कब मैं कहूंगा कि मैंने एक लड़का देखा? तो जिस लड़के से मैं परिचित नहीं रहूंगा, समझिएगा, जिस लड़के से मैं परिचित नहीं रहूंगा उसके लिए कहूंगा कि मैंने एक लड़का देखा। बात समझ में आ रहा? अगर इनसे मैं परिचित हूं तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैंने एक लड़का देखा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि मैं इनसे परिचित हूं। बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है कि हाई नाउन है, देखिए, तो इस नाउन के पहले ए शब्द आया है, तो ए शब्द आके नाउन के बारे में यही बता रहा है कि हम नाउन से क्या है, परिचित नहीं है। अगर उससे हम परिचित होते तो क्या हम कहते कि आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा? कभी आप कहेंगे? आप इनको देखेंगे, इनसे परिचित है, सामने वाले सड़क से या रोड से जा रहे हैं, तो कभी भी देखेंगे तो आप ही नहीं कहेंगे कि मैंने एक लड़का देखा। नहीं, आप कहेंगे कि मैंने अपने फ्रेंड को देखा, मैंने अपना क्लासमेट को देखा, चाहे मैंने इसको देखा, कोई नाम लेकर संबोधित करेंगे कि नहीं करेंगे?
तो कहने का मतलब है कि अब कह रहे हैं कि आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लड़के से परिचित नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, अब मान लीजिए कि अगर आप, इनका नाम आशीष है, सपोज दैट, ठीक है, तो हमने कहा कि आयशा आशीष, सपोज दैट कुछ समय के लिए आयशा आशीष, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आशीष को देखा, ठीक है, लेकिन तो अब इस दशा में हम आशीष से क्या है, परिचित है। अब ये निश्चित है कि आशीष हमारी कोचिंग का लड़का है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन इसी को कह दूं कि आयशा ए आशीष, मैंने एक आशीष जैसे लड़के को देखा, मैंने एक आशीष को देखा, तो अब आशीष से हम क्या हो गए, तुरंत डाउट के घेरे में आ गए कि पता नहीं कोचिंग वाला आशीष था कि गांव वाला था कि स्कूल वाला था कि रिश्तेदारी वाला आशीष था। बोलिए डाउट हो गया कि नहीं हो गया? तो आखिरकार जब देखिए, अब यहां से ए हटा देंगे तो तुरंत निश्चित हो रहा है कि आशीष हमारी कोचिंग का है। लेकिन जैसे ही कर देंगे कि आयशा आशीष, मैंने एक आशीष देखा, अर्थात मैंने एक आशीष देखा का मतलब क्या होगा कि तुरंत डाउट की स्थिति आ गई। आशीष के जैसा लड़का देखा, आशीष को मैंने नहीं देखा। अब वहां पे डाउट के घेरे में आ जाएंगे कि भाई आशीष हो सकता है कोचिंग वाला रहा था कि गांव वाला था कि मोहल्ला वाला था कि कहने का मतलब रिश्तेदारी वाला था कि क्लासमेट था। अब वहां तुरंत आप डाउट के घेरे में आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि डाउट के घेरे में कब आ रहे हैं, जब इसके पहले ये आई शब्द आ रहा है तब आ रहा है। अगर ए को हटा देंगे तो तुरंत आशीष से वहां पर क्या हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। अरे तुरंत वो आपसे निश्चित हो जाएगा, उस व्यक्ति वस्तु से आप क्या हो जाएंगे, परिचित। तो कहने का मतलब है कि दोनों स्थितियों में क्या अंतर आपको समझ में आ रहा है। तो दोनों स्थितियां यही दर्शा रही है कि ए एन का प्रयोग आप जिस नाउन के पूर्व कर देंगे, बात को समझिएगा, ए एन का प्रयोग जिस नाउन के पूर्व कर देंगे तो वह उस व्यक्ति वस्तु अथवा नाउन के बारे में अनिश्चितता का भाव छोड़ के जाएगा। इसीलिए ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति वस्तु निश्चित भी है उसके पहले ए एन लगा दीजिए ना, एक शब्द संबोधित हिंदी में कर दीजिए, देखिए तुरंत आप डाउट के घेरे में आ जाएंगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे कि आयशा आशीष, मैंने आशीष को देखा, तो यहाँ पे मैं एकदम कंफर्म हूं, निश्चित है, सर्टेनिटी है, ठीक है, सर्टेनिटी है कि वो जो लड़का है वो हमारी कोचिंग का है, ठीक है। लेकिन मैं कह दूं कि यार मैंने एक आशीष को देखा, तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या हो गया, संदेह हो गया कि पता नहीं कोचिंग वाला आशीष था कि कौन सा आशीष था, तुरंत डाउट के घेरे में आ गए। तो डाउट के घेरे में आप कब आए हैं, तो जब आपने आशीष या फिर बॉय के पहले ए शब्द का प्रयोग किया है तब आए हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब ए को क्यों ना इंडेफिनिट आर्टिकल कहा गया, भला बनता भी है, क्योंकि ए एन का प्रयोग हम जिस नाउन के पूर्व कर रहे हैं उसके बारे में कैसा भाव छोड़ जा रहा है, अनिश्चितता का भाव छोड़ जा रहा है, इसीलिए ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसको नोट कर लीजिए जैसे में। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए तो हम किसको पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन को। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए एक पहला पॉइंट, देखिए यहाँ कुछ नोट्स बनेंगे, ठीक है। तो नोट इसका पहला क्या बनेगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। तो ये नोट्स बहुत तार्किक है, ठीक। तो देखिए बाबू, ए आब्लिक एन, ठीक है, का शाब्दिक अर्थ होता है बाबू एक सब प्रति प्रत्येक कोई, ध्यान दीजिएगा, इसका बाबू एक सब प्रति प्रत्येक कोई, इतना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यानी इतने शब्दों की मीनिंग के रूप में ए तथा एन का क्रमशः प्रत्येक का प्रयोग किया जाता है। समझ आ रही बात। तो अब देखिए ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ की बात समझ में आ रही है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो हमने मान लिया प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, हमने मान लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखिए हमने मान लिया बाबू कि ए तथा एन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, एक, ठीक। अब तो यहां से तुरंत आपका प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि वन माने भी तो एक होता है, वन माने भी तो क्या होता है, एक होता है। तो आखिरकार ए एन माने एक होता है और वन माने भी एक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ए, देखिए ध्यान से समझिएगा, ए तथा ए एन जो है, तो ए एन और वन के बीच में क्या डिफरेंस है, और वन तथा ए में क्या डिफरेंस है। यानी कहने का तात्पर्य स्पष्ट शब्दों में ऐसे समझिए कि का मतलब कि जैसे क्या ये हो सकता है कि अगर वन माने एक है तो ए एन माने भी एक है। तो बात समझिएगा, तो क्या जहां पर हम वन का प्रयोग किए हैं वहां पर ए एन का कर सकते हैं, बात को समझिएगा। अथवा ए एन और वन में तब क्या अंतर है, ए एन और वन के बीच में क्या अंतर है, बात को समझिएगा। तो यहां से समझने की कोशिश करिए।
देखिए ध्यान दीजिएगा, ए तथा ऐन जो होता है ना बाबू, ध्यान से समझिएगा, ए तथा ऐन होता है। देखिए तो ए और ऐन का मजबूत रूप वन होता है। क्या होता है बाबू? मजबूत रूप का होता है वन होता है। स्ट्रांग फॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म माने क्या होता है? मजबूत रूप। तो ए ऐन का मजबूत रूप वन होता है और वन का कमजोर रूप क्या होता है? ए ऑब्लिक ऐन होता है। तो कमजोर रूप का मतलब होता है वीक फॉर्म। क्या होता है? वीक फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अंतर क्या हुआ, ए ऐन और वन में क्या अंतर हुआ? तो बाबू ए ऐन का स्ट्रांग फॉर्म यानी मजबूत रूप वन होता है और वन का कमजोर रूप क्या होता है? ए ऑब्लिक ऐन होता है। बात को समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब कहने का तात्पर्य है कि इसको कैसे जानेंगे स्ट्रांग फॉर्म और मजबूत फॉर्म का मतलब, तो ध्यान से टेंसु अलगा से समझ लीजिए। देखिए हिंदी में ये बात कही जा रही है, जैसे हमने कहा बाबू कि एक लड़का, हमने क्या कहा? एक लड़का, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसको पढ़ रहे हैं ना आप, अगर फिर मैं यहीं पे मैं कह दूं कि एक ही लड़का, क्या कह दूं? एक ही लड़का। ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू, समझने की कोशिश करेगा, एक ही लड़का। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि एक शब्द के द्वारा यहाँ लड़के के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, इतना महसूस हो रहा है ना। और एक ही लड़का में एक शब्द के द्वारा ही लड़का के ऊपर क्या डाला जा रहा है? दबाव डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है? दबाव डाला जा रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि नहीं? देखिए कह रहा है कि एक लड़का, तो लड़का के ऊपर कोनो दबाव नहीं पड़ा, और यहाँ पे कह दिया एक ही लड़का, तो तुरंत लड़का के ऊपर क्या पड़ने लगा? दबाव पड़ने लगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अब कहने का मतलब कि जब नाउन के ऊपर दबाव न पड़ रहा हो तो उस दशा में एक की अंग्रेजी के लिए ए का प्रयोग किया जाएगा। और जब मान लीजिए कि यहाँ एक ही लड़का कह रहा है यानी लड़का के ऊपर दबाव डाल रहा है, तो दबाव का मतलब स्ट्रांग फॉर्म हो गया। तो स्ट्रांग फॉर्म में एक की अंग्रेजी क्या होती है? तो वन होती है। तो अब यहाँ आप किसका प्रयोग करेंगे? तो वन बॉय का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ रही है? तो स्ट्रांग फॉर्म का मतलब होता है मजबूत रूप, और मजबूत रूप का मतलब होता है नाउन के ऊपर दबाव डालना। तो यहाँ पर वन बॉय का मतलब क्या हुआ कि नाउन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और ए बॉय का मतलब ये हुआ कि नाउन के ऊपर दबाव नहीं डाला जा रहा है। सामान्य स्थिति यहाँ पर है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर वन। फिर से समझ लीजिएगा कि बाबू ए तथा ऐन जो होता है ये एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप होता है, और ए तथा वन का मजबूत रूप क्या होता है? वन होता है। अब दूसरी बात की स्ट्रांग फॉर्म का मतलब होता है दबाव डालना, अब बाबू वीक फॉर्म का मतलब होता है सामान्य स्थिति, दबाव न डालना। जैसे एक लड़का है तो ए बॉय हो गया, क्यों? क्योंकि अब एक के द्वारा लड़का के ऊपर दबाव नहीं पड़ रहा है। तो अब यहाँ वीक फॉर्म का प्रयोग किया है, सामान्य स्थिति है, एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? ए। और कह दिया कि एक ही लड़का, तब एक शब्द के द्वारा लड़का के ऊपर क्या किया जा रहा है? दबाव डाला जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो इस दशा में एक ही की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? वन लगाएंगे। बातचीत समझ में आ गई? तो देखिए अब हाई पॉइंट नंबर, देखिए हाई पॉइंट नंबर आपका 2 बन गया, ठीक है। बात को समझिएगा, ये पॉइंट नंबर क्या आपका बन गया? 2, ठीक है। साथ में थोड़ा सा कॉपी करिएगा, तो लिखिएगा नोट नंबर 1। कई सारे बिंदु यहाँ पे बनते उभरते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे लिखते हुए चलते हैं। लिखिएगा नोट नंबर 1, ए तथा ऐन का, ए तथा ऐन का शाब्दिक अर्थ होता है, ए तथा ऐन का शाब्दिक अर्थ होता है, ए तथा ऐन का शाब्दिक अर्थ होता है एक आब्लिक सब, एक आब्लिक सब, आब्लिक प्रत्येक, एक आब्लिक सब, आब्लिक प्रत्येक, आब्लिक प्रति, आब्लिक प्रति, आब्लिक कोई, आब्लिक कोई। हो गया बाबू? हो गया ना। अब लिखिएगा नोट नंबर 2, लिखिएगा ए तथा ऐन, ए तथा ऐन, ए तथा ऐन एडजेक्टिव वन का, ए तथा ऐन एडजेक्टिव वन के, वन का, ए तथा ऐन एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप होते हैं, ए तथा वन का, ए तथा ऐन एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप होते हैं। हो गया प्यारे बच्चे? चलिए ठीक है, ठीक। अब देखिए बाबू, अब इधर ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे ही बना लीजिए और उसको जैसे में नोट कर लीजिए, ठीक है। तब तक फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो प्यारे बच्चे देखिए, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो देखो बाबू, देखिए ये ए है ना बाबू, देखो चलो थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। ये आपका क्या है बाबू, ए है, और ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे, आयन हो गया। तो देखिए जो ए होता है ना बाबू, तो ए का उच्चारण अ भी किया जाता है और ए का उच्चारण ए भी किया जाता है, ठीक है। दो इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। आयन का भी प्यारे बच्चे दो उच्चारण किया जाता है, एक अन किया जाता है और दूसरा क्या किया जाता है, आयन किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो आखिरकार जब दो उच्चारण प्यारे बच्चे इसके किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब दो उच्चारण किए जाते हैं तो आखिरकार कब ए किया जाता है और कब आयन किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखो बाबू, यहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन हो गया। प्रोनाउंसिएशन माने क्या होता है बाबू, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए तो अब देखिए बाबू, ए से जब अ कहेगा, ध्यान से समझिएगा, तो ये जो है कि ए से अ जब कहेगा तो ये इसका प्यारे बच्चे होता है वीक फॉर्म। क्या होता है, वीक फॉर्म। और वीक फॉर्म का मतलब होता है सामान्य स्थिति। क्या होता है, सामान्य स्थिति। बात समझ में आ रही है। अब अगर ए का उच्चारण ए करता है, ये करता है, तो ये दर्शाता है बाबू स्ट्रांग फॉर्म को। किसको दर्शाता है, स्ट्रांग फॉर्म को। ध्यान से समझिएगा, बात समझ में आ रहा है ना। अब उसी तरह से ए आयन है, तो इसका उच्चारण यदि अन करता है तो ये दर्शाता है वीक फॉर्म को, और ए एन का उच्चारण आयन करता है तो ये दर्शाता है स्ट्रांग फॉर्म को। बात समझ में आ रही है। तो आखिरकार ए और अ और ए, अन और आयन पढ़ते हैं, लेकिन इसका उपयोग कहां करते हैं, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग हमेशा अंग्रेजी बोलने में किया जाता है। क्या बोलने में किया जाता है, अंग्रेजी बोलने में। जैसे बोलने वाला, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए कह दिया कि ऐसे कह दिया अ बॉय, क्या कह दिया बाबू, अ बॉय, तो जब इसका देखिए ध्यान से समझिएगा, जब अ बॉय कहा, बात को समझिएगा, जब अ बॉय कहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब नाउन के ऊपर कोनो दबाव नहीं डाला जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब इसका अर्थ आप क्या निकालेंगे, इसका सेंस निकालेंगे एक लड़का। क्या निकालेंगे, एक लड़का। इसका सेंस ये निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना। अब क्या कर दे बाबू, ध्यान समझिएगा, अब क्या करे कि यहाँ पर दूसरी स्थिति में इसी को कह दे, अ बॉय लिखा है लेकिन इसका उच्चारण क्या कर दे, यहाँ पे ए कर दे। क्या कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब नाउन के ऊपर हमने क्या डालने लगा, दबाव डाला। मैंने नाउन के ऊपर दबाव डालने लगा, और जब आप नाउन के ऊपर दबाव डालने लगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो इसका सेंस निकलेगा एक ही लड़का। इसका सेंस क्या निकलेगा, एक ही लड़का। तो जो अंग्रेजी बोल रहे हैं प्यारे बच्चे ना, तो अगले पढ़े लिखे से ही तो बोलेगा ना। तो जैसे ही अ कहेगा तो इसका मतलब कि अब नॉर्मल स्थिति है, नाउन के ऊपर कोनो दबाव नहीं है। और जैसे ही तन को दबाव बना के ए कहेगा तो अगला व्यक्ति तुरंत ही समझ जाएगा कि नाउन के ऊपर क्या किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका प्रयोग अंग्रेजी बोलने में करेगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आयन एप्पल, क्या कहा, आयन एप्पल, ठीक है। तो अब इसको हमने कह दिया अन। क्या कह दिया बाबू, अन। तो अन जैसे ही इसका उच्चारण करेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो इसका मतलब होगा एक सेव। क्या होगा, एक सेव। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे ये वीक फॉर्म को उच्चारण किसको दर्शा रहा है, तो वीक फॉर्म को दर्शा रहा है। देखिए किसको दर्शा रहा है, वीक फॉर्म का। अब वीक फॉर्म का मतलब हुआ कि नाउन के ऊपर दबाव न डालना। तो अब यहाँ एक सेव नाउन के ऊपर दबाव पड़ रहा है, बोली नहीं पड़ रहा है, लेकिन यही सेम कंडीशन हो, यहाँ पे ए आयन का प्रयोग हो, यहाँ पे एप्पल लिखा हो, ठीक है बाबू। इसी को कह दे आयन एप्पल। क्या कह दे, आयन, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन आयन कर दे, तो उस दशा में इसका तुरंत नाउन के ऊपर क्या पड़ने लगेगा, दबाव पड़ने लगेगा, और इसे हम उस दशा में कहने लगेंगे एक ही सेव। क्या बोलेंगे बाबू, एक ही सेव। तुरंत अब इसका सेंस ही बदल जाएगा। बातचीत समझ में आ रही है प्यारे बच्चे। तो इस पॉइंट को भी जानते रहिएगा कि ए तथा आयन दोनों के दो दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ठीक है। तो ए को जब अ पढ़ेगा तो ये वीक फॉर्म में आएगा, इसका मतलब नाउन के ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन जैसे ही ए को ए कहने लग जाए तो इसका मतलब नाउन के ऊपर क्या कर रहा है, अगला व्यक्ति दबाव डाल रहा है। उसी तरह से ठीक ए एन को अन कहेगा तो नाउन के ऊपर कोई दबाव नहीं, सामान्य स्थिति। परंतु जैसे ही एन कह दिया, आयन कह दिया, तो इसका मतलब कि नाउन के ऊपर तुरंत दबाव पड़ने लगेगा। तो अंग्रेजी बोलेगा तो बोलने में इसका उपयोग होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन को बोलने में हमेशा फोकस करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना। हिंदी में नहीं से भी सब क्लियर होगा। इसका उपयोग अंग्रेजी बोलने में किया जाता है, जहां पे इसके दो दो प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं। तो बातचीत समझ में आ गई। तो अब इसको पॉइंट नंबर 3 में चाहे 4 में जो भी हो डाल करके इसको नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। अब अगला पॉइंट ये उभर कर समान हमारे सामने आता है, अगला नोट ये उभर कर सामने आता है प्यारे बच्चे। जैसे ध्यान से समझिएगा, देखिए ए हो गया, ध्यान दीजिएगा, ए माने क्या होता है प्यारे बच्चे, एक होता है, ठीक है।
ध्यान से समझिएगा। और प्यारे बच्चे आयन माने क्या होता है? एक। तो ए माने भी एक होता है और आयन माने भी एक होता है। तो हम अब इस बात को जानेंगे कि कब एक की अंग्रेजी ए लगाएंगे और कब एक की अंग्रेजी आयन लगाएंगे। बातचीत समझ आ रही है? फिर से समझिएगा, प्रश्न हमारा ये है कि ए माने भी एक होता है और आयन मीन्स भी क्या होता है? एक होता है। तो अब हमको समझना इस बात को है, इस तथ्य को है कि आखिरकार ए माने एक होता है, आयन माने भी एक होता है, तो कब एक की अंग्रेजी ए लगेगी और कब एक की अंग्रेजी आयन लगेगी। समझ आ गई? प्रश्न समझ में आ गया? तो अब उसका उत्तर क्या बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो इसका आंसर अब हम कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कि क्या यूज करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो अब हमको जिस नाउन के पहले एक शब्द की मीनिंग लिखनी होगी, ठीक है, तो उस नाउन की मीनिंग लिखेंगे। क्या करेंगे बाबू? मीनिंग लिखेंगे। अब मीनिंग लिख लेंगे तो उस नाउन का उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। उच्चारण का मतलब कि उसका साउंड, आवाज, बात समझ रहे हैं ना? अब उसके साउंड के उच्चारण का यदि पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट का मतलब कि हिंदी का कॉन्सोनेंट, जैसे क ख ग घ ज्ञ तक, ठीक है, अगर उसके उच्चारण का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट यानी इनमें से कोई एक हो, तो उस नाउन के पहले एक की अंग्रेजी ए लगाएंगे। और यदि उस नाउन के उच्चारण का पहला अक्षर वावेल हो यानी स्वर हो, स्वर का मतलब हिंदी वाला स्वर, जैसे अ आ ई छोटी ई से लेके अ तक, ये हो, बात को समझिएगा, ठीक है, तो उस दशा में उस नाउन के पहले एक की अंग्रेजी आयन का प्रयोग किया जाएगा। समझ आ रही है ना? तो देखिए, अब इधर एग्जांपल ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। देखिए, मान लीजिए कि हमने कहा कि एक लड़का, क्या कहा बाबू? एक लड़का। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब सर्वप्रथम हमको देखिए, लड़का शब्द के पहले की मीनिंग लगानी है ना, तो पहले ही लड़का शब्द की मीनिंग लिखेंगे। बाबू समझ रहे हैं ना? तो अब लड़का की मीनिंग लिखेंगे, तो लड़का की मीनिंग क्या होती है? बॉय, ठीक। अब इसका हम उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण करेंगे तो बॉय, इसका बाबू उच्चारण करेंगे तो बॉय ऐसे ही लिखेंगे ना? बोलो, बॉय ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो अब इस नाउन के उच्चारण का पहला अक्षर है बकली ब आ रहा है, क्या रहा है? बकली ब। तो ब आपका वावेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो कॉन्सोनेंट है। और जब कॉन्सोनेंट हो गया तो उस दशा में इसके पहले है एक की अंग्रेजी का लगाएंगे, तो ए का प्रयोग करेंगे। समझ आई बात? अब देखिए दूसरा एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए कह दिया एक सेव, क्या कह दिया बाबू? एक सेव। देखिए, तो अब पहले सेव की मीनिंग लिखेंगे, तो सेव की मीनिंग क्या होती है? तो बाबू होती है एप्पल। क्या होती है? एप्पल। तो जब इसका उच्चारण करेंगे तो एप्पल ऐसे ही लिखेंगे। तो अब इसके साउंड का पहला अक्षर ए वावेल है कि कॉन्सोनेंट है? वावेल है। और जब वावेल हो गया बाबू, तो उस दशा में क्या लगाएंगे? एक की अंग्रेजी, तो आयन का प्रयोग किया जाएगा। समझ आई बातचीत? एक और एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए हमने कहा कि एक हाथी, क्या कह दिया बाबू? एक हाथी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हाथी हो गया ना प्यारे बच्चे। तो अब हाथी की अंग्रेजी क्या होती है बाबू? एलिफेंट होती है। क्या होती है? एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट कहेंगे तो एलिफेंट ऐसे ही ना शुरू करेंगे। तो अब एलिफेंट का जो वर्ड है, इसका ए क्या है? वावेल है। तो इस दशा में एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? आयन, ठीक है। अब मान लो बाबू प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने कह दिया एक घंटा। क्या बोल दिया बाबू? एक घंटा। तो अब हमको घंटा के पहले एक की मीनिंग लगानी है, तो पहले घंटा की मीनिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आवर। अब इसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण का हम करते हैं आवर करते हैं, ठीक है। एच यहाँ पर साइलेंट हो जाता है, क्योंकि एच के बाद जब भी वावेल आता है तो एच वहां क्या होता है? साइलेंट होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए, तो अब यहाँ पे इसके बाद का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं? आवर। तो इसके उच्चारण का पहला अक्षर अ वावेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो वावेल है। तो उस दशा में इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? तो ए का आयन का प्रयोग किया जाएगा। बातचीत समझ आई? अब देखिए एक और समझ लीजिए। मान लीजिए हमने कहा कि एक यूनिवर्सिटी और एक विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा, एक विश्वविद्यालय, ठीक है बाबू। देखो है ननका, देखो जी सो रहा है का आशीष? देखिए ध्यान दीजिए, सो रहा है। अजय गधा सोएगा तो कैसे समझेगा? पढ़ाई पे फोकस करो। देखो हे भाई ध्यान समझिएगा। देखिए विश्वविद्यालय है ना बाबू, तो विश्वविद्यालय की मीनिंग क्या होती है? यूनिवर्सिटी होती है ना छोटू। तो यूनिवर्सिटी हो गया ना बाबू। तो यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यर्ती से शुरू होगा ना बाबू। तो यर्ती या पहला अक्षर वावेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो कॉन्सोनेंट है। तो उस दशा में इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? तो ए का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी नाउन है बाबू, अगर उसके पहले एक शब्द की मीनिंग लगानी है तो सबसे पहले उसका मीनिंग लिखेंगे। बात समझ रहे हैं ना? अब मीनिंग लिखने के बाद उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है इनमें से कोई एक, तो ए लगा देंगे, और वावेल है तो क्या लगा लेंगे? आयन लगा लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, तो इतना बाबू स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए सम फैक्ट्स ऑन ए ऑब्लिक एन, यानी ए एन के बारे में
कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है। तो देखिए पहली बात है कि जो ए तथा एन होता है, ध्यान से समझिएगा, जो ए तथा एन होता है तो ए एन का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व किया जाता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया बाबू, बॉय, क्या लिख दिया, बॉय। बॉय माने क्या होता है, लड़का। तो लड़का कौन नाउन है, काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन तो है, ठीक है, लेकिन सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है। तब इसके पहले हमें का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए तथा एन का प्रयोग, ध्यान से समझिएगा। एक और एग्जांपल मान लीजिए, हमने कहा यहाँ पर कह दिया कि एन एप्पल, क्या कर दिया बाबू, एन एप्पल। तो एप्पल क्या है बाबू, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। सेव को गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं। तो जब गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल नाउन है। आज तो काउंटेबल नाउन है, परंतु एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है। एक वचन का मतलब सिंगुलर है, तो अब यही आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहलाएगा। तो अब इसके पहले आई देखिए, एन का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व किया जाता है। बातचीत समझ में आई, बात समझे है ना। अब देखिए कह रहा है कि ए तथा एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पूर्व नहीं किया जाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए हमने कह दिया जैसे बाबू की ए बॉयज, क्या कह दिया बाबू, ए बॉयज। तो बताइए कि बॉय क्या है बाबू, आपका काउंटेबल नाउन तो है, काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कह दिया एन आउल्स, आउल्स माने क्या होता है, उल्लू। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए हाई काउंटेबल नाउन है, परंतु क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। बातचीत समझ आई, बातचीत समझ पा रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। अब देखिए आगे कह रहा है कि ए तथा एन का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व भी नहीं किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि हाई का है बाबू, वाटर हो गया, क्या हो गया बाबू, वाटर हो गया। तो अभी बताइएगा कि वाटर आपका कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वे भी आपके क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं, क्योंकि उनको गिन नहीं सकते, तो वो भी सिंगुलर में आते हैं। देखिए यहां से दो चीज है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो ए एन आएगा, परंतु देखिए अगर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो उसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो जैसे वाटर है तो इसके पहले आप करेंगे कि ए वाटर, तो अभी तुरंत क्या हो गया, गलत हो गया। मान लीजिए कि एयर है, एयर माने क्या होता है, हवा। तो हवा अनकाउंटेबल नाउन है, बात समझ रहे हैं। तो इसके पहले एन एयर करेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। समझ आ रही है बात ना। अब देखिए कह रहा है कि ओनली एडजेक्टिव, यानी ए एन का प्रयोग केवल अकेले एडजेक्टिव के पूर्व नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए बाबू ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने कहा यहाँ पे कि जिसे हमने कह दिया आइन ओल्ड, क्या कह दिया बाबू, आइन ओल्ड, एक बूढ़ा। तो क्या एक बूढ़ा, ये बूढ़ा शब्द क्या है बाबू, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, अकेले है। तो जब एडजेक्टिव अकेले आ जाएगा तो उस दशा में उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब ए आइन लगाया है तो तुरंत क्या हो गया, गलत। मान लीजिए यहाँ पे कह दिया ए ब्यूटीफुल, क्या कह दिया बाबू, ए ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल माने क्या होता है बाबू, सुंदर। तो अब ब्यूटीफुल शब्द हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। बस में रहे, जब एडजेक्टिव है तो उसके पहले, अब भाई एडजेक्टिव है तो इसके पहले ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। समझ आ रही है बात। अब कह रहा है कि देखिए, परंतु कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया हो, क्या दिया हो, एडजेक्टिव, तो उस दशा में ए एन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। जिससे मान लीजिए हमने कह दिया यही में, देखिए आइन ओल्ड लिखा है ना, तब ओल्ड के साथ किसी नाउन को जोड़ दे, तो नाउन को किसको जोड़ दिया, मैन को। किसको जोड़ दिया, मैन को। तो अब ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो उस दशा में एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ एन का प्रयोग क्या रहेगा, सही हो गया। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए मान लीजिए और कह दे एग्जांपल में, जैसे कि ए ग्रेट मैन, ए ग्रेट मैन, ए ग्रेट बॉय। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए हाई बॉय क्या है, आपका नाउन है, और नाउन के पहले ग्रेट माने महान या बड़ा, क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस दशा में इसके पहले किसका प्रयोग किया है, ए का। तो कहने का मतलब है कि ध्यान से समझिएगा कि अब ये ऐसी स्थिति है कि जब कहीं पर एडजेक्टिव दिया हो परंतु एडजेक्टिव के बाद नाउन को दे दे, तो उस दशा में एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अब दोनों के पहले एन का प्रयोग किया गया है। बातचीत समझ में आ रही है। तो ये तो, हाँ सर गुड्डू जी बोलो, हाँ हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये तो फैक्ट हो गया ए और एन के संबंध में। ठीक है, कि अगर कहीं पे नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से पहले एन का प्रयोग किया जाएगा।
बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इतनी सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप याद रखिएगा। और जो है कि प्यारे बच्चे, और ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो एक लाइक जरूर करना। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना प्यारे बच्चे। तब तक के लिए मिलते हैं। हाँ प्यारे बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में बात करेंगे, उसके रूल्स नियम इत्यादि पहलुओं को देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।